दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GR एजुकेशन ऐप में। तो आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की इकाई 3 के बारे में अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन इकाई 1 और 2 के अपलोड कर दिए गए हैं, जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा अति लघुत्तरात्मक का पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग है, जिसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन समाज की आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। अतः विभिन्न शिक्षा विद्वानों ने पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला हो गया पूर्व नियोजित होना। पाठ्यक्रम पूर्व नियोजित होना चाहिए, अर्थात पूर्व से निर्धारित होना चाहिए। अच्छे परिवर्तन एवं स्वस्थ परिवर्तन किए जाने चाहिए। परिवर्तन का परिणाम जानने के लिए मूल्यांकन और अनुसंधान करते रहना चाहिए। पहले किसी छोटे क्षेत्र में लागू करना चाहिए, क्रमिक चरणों में धीरे धीरे परिवर्तन हो, उद्देश्य देश एवं समाज के अनुकूल हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। दूसरा है, समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है, कथन को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा व्यवस्था समाज से पूर्णतः संबंधित है। समाज में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, उस अनुसार शिक्षा व्यवस्था व पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। अतः पाठ्यक्रम में बदलाव परिवर्तन की मांग और आवश्यकता है। विद्यालयों की स्थापना में के समय से ही पाठ्यक्रम परिवर्तन की क्रिया आरंभ हुई थी, किंतु पहले से वे बहुत ही छोटे बदलाव हुए। बाद में ये कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से समाज के कुछ उत्साही और सुधारक लोगों द्वारा निरंतर किया जाने लगा। विगत कुछ वर्षों में इसमें सुधार के कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, मील द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम परिवर्तन के घुमावदार प्रतिमान को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मील ने पाठ्यक्रम परिवर्तन को घुमावदार प्रतिमान का सुझाव दिया। इस घुमाव के 3 चक्र बताए गए हैं। 3 चक्र कौन कौन से देखो। पहला है ज्ञान का संगठन। शिक्षण विधि में व्यक्तिगत शिक्षण से समूहगत शिक्षण की ओर परिवर्तन तथा इसमें पुनः पूर्व स्थिति की ओर परिवर्तन। पाठ्यक्रम परिवर्तन करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम का विशेष बल दिया जाता है। दूसरा है, यह पॉइंट नहीं है, दूसरा है जैव रासायनिक हस्तक्षेप के माध्यम से बौद्धिक एवं व्यक्तिगत योग्यताओं में वृद्धि। तीसरा, विशिष्ट विद्यालय में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए उपागम। चौथा है सह शैक्षिक कार्यों में व्यवसाय और उद्योगों की भागीदारी में वृद्धि। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखो, भारत में पाठ्यक्रम संगठन की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। भारत में पाठ्यक्रम संगठन की विशेषताएं निम्न है। पहले होगी, पाठ्यक्रम सामान्य होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, न्यूनतम अधिगम स्तर की सुनिश्चित होनी चाहिए, सांस्कृतिक विरासत एवं तकनीकी प्रगति में संतुलन होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की भाषा नीति को जारी रखना। 5वां, शैक्षिक तकनीकी एवं संचार माध्यमों का सभी को सामान्य रूप से लाभ। 6वां, कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। 8वां, शिक्षा एवं गणित की अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 9वां, शारीरिक शिक्षा एवं खेल को महत्वपूर्ण स्थान मिले। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा हो। और 11वां, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान हो। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और 5वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम परिवर्तन की परिभाषा देते हुए पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाली शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पाठ्यक्रम परिवर्तन की परिभाषा, विद्यालय पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र, जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ तथा समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए तथा इन सभी परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रेरित होना चाहिए। हिल्डो टाब्बी के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाली शक्तियां देखो कौन कौन सी है। फ्रेडरिक शॉ ने पाठ्यक्रम में तत्काल आकस्मिक रूप से परिवर्तन पैदा करने वाली 5 शक्तियों को बताया गया। पहली, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक शक्ति। दूसरी है राजनीतिक प्रगति। तीसरी, राजनीतिक शक्तियाँ। चौथा, ज्ञान में तीव्र वृद्धि। और 5वां है शैक्षिक शोध। अगला क्वेश्चन देखो, 6वां, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
अध्यापक का पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में विशिष्ट योगदान रहता है, जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है। अध्यापक पाठ्यक्रम से दिशा निर्देश प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम योजना के निर्माण में शिक्षण विधियों को चयन में सहायता प्राप्त करता है, किंतु यह भी जरूरी है कि वह अपनी सूझबूझ से शिक्षण विधियों का चुनाव विषय वस्तु के अनुसार करे। और तीसरा है पाठ्यक्रम चयन व निर्धारण से एक अध्यापक को पाठ्य वस्तु में तारतम्यता स्थापित करने से संबंधित उदाहरणों को निर्मित करने तथा सहायक सामग्री के निर्माण में भी सहायता मिलती है। ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या को कितने भागों या रूपों में विभाजित किया गया था, स्पष्ट कीजिए। वैदिक काल शिक्षा की पाठ्यचर्या को 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया। पहला है अपरा, दूसरा है परा। अपरा मतलब भौतिक, दूसरा परा मतलब आध्यात्मिक। इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, संगीत, नृत्य, कौशल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्व विद्या, तर्क शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा आदि को सम्मिलित किया गया है। मतलब भौतिक भाग जो जितने भी है उनके बारे में शिक्षा प्रदान करना अपरा पाठ्यचर्या, और दूसरा परा पाठ्यचर्या। इसमें वैदिक साहित्य, वेद वेदांत एवं उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय विग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या, वेद और यज्ञ आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें भगवान के प्रति जो भी आध्यात्मिक उपदेश दिए जाते थे वो परा पाठ्यचर्या में, और अपरा पाठ्यचर्या में भौतिक पाठ्यचर्या थे। 8वां, मुस्लिम कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला तो था ज्ञान का विकास, इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मुस्लिम प्रशासन के प्रति वफादारी, कला कौशलों एवं व्यवसाय की शिक्षा, छठा है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि। इन सभी उद्देश्यों के आधार पर उनका पाठ्यक्रम भी धार्मिक एवं कट्टरपंथी था, जिसमें शिक्षा केवल प्रशासन का अंग मानी जाती थी, जिसके पाठ्यक्रम में केवल वेद बातें और विषय वस्तु सम्मिलित थी, जिसमें कुछ आंशिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर राजकार्य के प्रमुख कार्यों को किया जा सके। अतः मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व बालक की सर्वांगीण विकास न होकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार व राजकार्य ही प्रमुख रूप से था, और उसी अनुसार उनका पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता था। 9वां क्वेश्चन देखो, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या को एक प्रभावी और आवश्यक अंग माना जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी देश का पाठ्यक्रम उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था को प्रभावित करता है। देश की उपयुक्त अवस्था में परिवर्तन होने पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन और परिवर्धन होता रहता है। समाज व राष्ट्र सदा आगे की ओर बढ़ता है, और उसी परिवर्तन के बल पर पाठ्यक्रम में बदलाव अवश्य में भावी हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखो, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या को समझाइए। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक, उच्च और भिक्षु सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बौद्ध मठों और विहारों में होती है। इस समय की पाठ्यचर्या 2 आधारों में विभक्त होती है। पहली होगी प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या, दूसरी होगी भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की होती है। इस स्तर पर सिद्धराज पोथी के द्वारा पाली भाषा में 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। और दूसरी है भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या का समय 8 वर्षों का था। जो भिक्षु बौद्ध धर्म दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वे अपना अध्ययन जारी रखते थे। वैदिक काल में 2 थी, अपरा और परा। बौद्धकालीन में 2, प्राथमिक स्तर और भिक्षु शिक्षा स्तर। 11वां क्वेश्चन देखो, अधिगम के प्रयोजनों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता क्यों होती है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला है देखो, अधिगम के प्रयोजनों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता क्यों होती है। छात्र तथा शिक्षक दोनों विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में अंतर कर लेते हैं, जिससे शिक्षण व्यूह रचना के चयन में सुगमता होती है। दूसरा, सामान्य तथा विशिष्ट रूप से सारांश प्रस्तुत किया जाता है, जो शिक्षण तथा अधिगम के आधार पर प्रस्तुत करता है। तीसरा, शिक्षण क्रियाएं सीमित तथा सुनिश्चित हो जाती है। चौथा, अधिगम के अनुभवों की विशेषता को निर्धारित किया जाता है और मापन संभव हो पाता है। 12वां क्वेश्चन देखो, अधिगम के प्रयोजनों को व्यवहारिक रूप से लिखना क्यों आवश्यक है।
उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा की क्रियाओं को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। शिक्षण उद्देश्य के से एक ही स्तर का बोध होता है, अतः शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप अधिगम क्रियाओं को प्रधानता प्रदान करता है। 13वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा पद्धति तथा पाठ्य वस्तुओं के परस्पर संबंध को स्थापित कीजिए। यह बताइए। शिक्षा पद्धति तथा पाठ्य वस्तु का बहुत ही नज़दीकी संबंध है, ऐसा ब्रूनर महोदय का मानना है, जो सत्य भी है। ये कहना कठिन होता है कि कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ पर समाप्त करें। शिक्षण विधियाँ ही छात्रों को व्यवहारिक परिवर्तन में सहायक तथा प्रभावी होती है। पाठ्य वस्तु की उपादेयता पढ़ाने की विधियों पर आश्रित होती है। वर्तमान पाठ्यचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है, अर्थात पाठ्य वस्तु के बिना शिक्षा देना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें और कहाँ पर ख़त्म करें। अगर पाठ्य वस्तु दी गई हो तो उसके अनुसार पढ़ाना आसान हो जाता है। अधिगम के मानदंडों का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ है कि छात्र पाठ्य वस्तु के स्वरूप से कितना सीखते हैं। इस मानदंड का संबंध छात्रों की क्षमताओं तथा योग्यताओं का पाठ्य वस्तु के स्वरूप की निकटता से है। इसके लिए छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता महत्वपूर्ण घटक है। पाठ्य वस्तु के स्वरूप को वो उनके द्वारा सीखे गए उद्देश्यों से भी संबंधित करना चाहिए। ये हमारा तिलगुत्रात्मक का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट 3 का, और ज्ञान और पाठ्यचर्या का लास्ट क्वेश्चन देखो। महत्व मानदंड को स्पष्ट कीजिए। महत्व मानदंड का अर्थ इसका अर्थ होता है कि पाठ्यचर्या के लिए किसी पाठ्य वस्तु का चयन करते समय बालकों की दृष्टि से, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से सार्थक हो। पाठ्य वस्तु स्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से सार्थक होना चाहिए। उपयुक्त मानदंडों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या में किसी पाठ्य वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए। जो पाठ्य वस्तु के मानदंडों की पूर्ति करता है वही उत्तम मानी जाती है। इसका मतलब है सिंपल सा कि पाठ्य वस्तु अगर चयन करना है तो उस समय बालकों की दृष्टि और समाज की दृष्टि से सार्थक होना चाहिए, और पाठ्य वस्तु के मानदंड जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है उनको अचीव करना चाहिए और मानदंडों की पूर्ति होनी चाहिए, वही उत्तम पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु मानी जाती है। तो ये हमारा यूनिट 3 का तिलगुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।